हेलो बच्चों, अपन लेके आए चैप्टर नंबर 16 है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 की बायोलॉजी के। तो बच्चों अपन इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे आपके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है पाचन किसे कहते हैं। पाचन और अवशोषण चैप्टर का नाम है, तो आपको पाचन की परिभाषा याद होनी चाहिए। जो आप भोजन ग्रहण करते हो, क्या करते हो, जो आप भोजन ग्रहण करते हो उस भोजन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, उस भोजन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अंदर वसा होता है, उसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर कुछ मात्रा में जल है, कुछ मात्रा में विटामिन है और कुछ मात्रा में इसमें खनिज लवण है। ये सब पदार्थ क्या होते हैं, आपके भोजन में होते हैं। अब आप सोच रहे हो सर वसा तो हमने कभी देखी नहीं भोजन में, तो मैं बता दूं आप रोटी चौपड़ चौपड़ कर खाते हो और सब्जी के अंदर जो तेल होता है वो वसा है। ठीक है, अब बच्चे खुश हो गए कि सर वसा का हमें पता चल गया। बाकी हम तो क्या है वसा के बारे में आज तक जानते नहीं। वैसे कुछ बच्चे तो क्या इंटेलिजेंट है, जानते ही वसा क्या होती है। यानी घी तेल होता है उसको क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। आप रोटी चौपड़ के खाते हो, तेल में आप सब्जी बनाते हो तो वसा। तो क्या आपके भोजन में वसा होती है, तो आप अब जोर से बोलोगे हाँ सर हमारे भोजन में वसा होती है। फिर आप कहते हो प्रोटीन। अब दूध आप पीते हो उसमें प्रोटीन है, आप जो गेहूं खाते हो उसमें प्रोटीन है। इसके अलावा आप सब्जी शादी में जाते हो तो बड़े चाव से खाते हो पनीर, क्या है, पनीर। तो पनीर के अंदर क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत करता है। अब मन में खुशी हुई कि सर ने पनीर का नाम ले लिया। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में आपने क्या है, शक्कर खाई वो कार्बोहाइड्रेट है, और गुड़ खाया वो कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं के अंदर स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट है। चावल और आलू खाए उसमें स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है जल, आपको सबको बताइए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। विटामिन और खनिज लवण भोजन में होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सारा भोजन में जो ये पदार्थ है ये सब जटिल अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, ये भोज्य पदार्थ जटिल अवस्था में होते हैं। दूसरा ये अविलयशील होते हैं। ठीक है, और तीसरा इनका आकार कैसा होता है, वर्त होता है, यानी बड़े आकार के अणु हैं। अब आपने जो भोजन देखा थाली के अंदर, आपने कहा अरे भोजन तो है लेकिन भोजन सारा जटिल है। कैसा है, जटिल है, अविलयशील है और बड़े बड़े अणु है। जबकि आपकी आहार नाल है, उस आहार नाल के अंदर ये भोजन जाएगा और यहां से ये रक्त में जाएगा। ठीक है, आहार नाल में आप भोजन को जाएगा और वहां से ये भोजन आपका किसमें चला जाएगा, आपके रक्त के अंदर चला जाएगा। ये भोजन सारा का सारा, इसको कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। अब ये भोजन होता है, ये जटिल अवस्था में कभी भी आहार नाल में नहीं जा सकता है, आहार नाल से रक्त में नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वर्त अणु होते हैं, बड़े आकार के अणु होते हैं। ठीक है, आपको कहा कि भाई एक छोटी सी जगह है उसमें से क्या है, आपको कहा निकलो, आप कहोगे नहीं निकल सकते हैं। बड़ी जगह होगी उसमें से आप आराम से निकल पाओगे। ठीक है, अब मान लो आपको कहा इतनी छोटा सा टायर दे दिया और आप इतने मोटे तगड़े हो, आपको कहा इस स्कूटी के टायर में से निकलो, आप कहोगे नहीं मैं नहीं जा सकता। लेकिन छोटा बच्चा है, उसको कहा बेटा स्कूटी के टायर वो 3-4 बार निकल लेगा। तो वैसे ही हमारे रक्त में क्या है, ये भोजन है, ये सब आना जरूरी है। क्योंकि आपने भोजन लिया क्यों, क्योंकि आपको रक्त को मिलेगा और रक्त से ये किस में जाएगा, ये रक्त से शरीर की सभी कोशिकाओं में जाएगा और शरीर की कोशिकाओं को भोजन मिलेगा। शरीर की कोशिकाएं आपको आशीर्वाद देगी कि बहुत अच्छा किया आपने हमें भोजन खिलाया। ठीक है, तो शरीर की कोशिकाओं को भोजन मिलेगा और जैसे शरीर कोशिकाओं को भोजन मिलेगा, भोज्य पदार्थ और ऑक्सीकरण होगा, ऊर्जा मिलेगी। आप भोजन करते ही आपको ऊर्जा मिल गई। क्या मिल गई, अभी तो आप भूखे भी हो सकते हो लेकिन आप ये भोजन ऐसे ग्रहण करते हो और आपके अंदर क्या होता है, इस तरह से ऊर्जा बनती है। भोजन खाओ, थोड़ी देर तक आप रेस्ट करो, फिर उसके बाद आपके पास ऊर्जा ही ऊर्जा है। ये ऊर्जा सारी कहां चली गई, भोजन से चली गई यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि भाई भोजन जो ग्रहण किया है, जो आपने भोजन ग्रहण किया है, क्या किया है, जो आपने भोजन ग्रहण किया है, जैसे आपने पनीर खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, ये सब खाया है, ये जटिल अवस्था में है, इसको क्या किया जाता है, सरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो अपन कहते हैं पाचन की परिभाषा। पाचन की परिभाषा क्या है, भोजन में उपस्थित जटिल, अविलयशील और वर्त अणुओं को विभिन्न रासायनिक, रासायनिक मतलब होते हैं एंजाइम। ठीक है, विभिन्न रासायनिक और यांत्रिक, यांत्रिक मतलब होते हैं जैसे दांत है और जैसे आपका आमाशय है, विधियों द्वारा सरल विलयशील अवशोषण योग्य अणुओं में बदलने को पाचन कहते हैं। तो पाचन की सिंपल सी परिभाषा है, भोज्य पदार्थ
जो जटिल अवस्था में है, अघुलनशील अवस्था में है और वर्त अणु है, उसको विभिन्न रासायनिक और यांत्रिक विधियों से सरल घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। यानी ये जटिल भोजन किस में बदल जाएगा? सरल भोजन में। अविलयशील भोजन किस में बदल जाएगा? विलयशील में। और वर्त अणु किस में बदल जाएंगे? सरल अणुओं में बदल जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या हुआ? ये यांत्रिक और रासायनिक विधियों से ये क्रिया होती है, तो इसको कहते हैं पाचन। ठीक है, अगला सवाल है मनुष्य में दांत की विशेषता। ठीक है, तो दांत का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ, आप वीडियो देख सकते हैं आराम से। तो दांत की विशेषता ये मनुष्य गर्तदंती होता है, यानी मुंह में दांत होते हैं, वो जबड़े की हड्डियों में धसे होते हैं। द्विबार दंती होते हैं, जीवन में 2 बार दांत आते हैं। पहले दूध के दांत आते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, फिर स्तयी दांत आते हैं। स्तयी दांत की संख्या 32 होती है। ठीक, विषम दंती यानी संरचना और कार्य के आधार पर 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह के दांत होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, अब मनुष्य का दंत सूत्र लिखो। तो मनुष्य का दंत सूत्र में इंडिया कंट्री का प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये याद रखना है, इंडिया कंट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब वो कब तक हैं वो आपको बताना है, 21-23 तक, 21-23। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, 21-23, 21-23। ठीक है, ये ऊपरी आधे जबड़े में 8 दांत होते हैं, निचले आधे जबड़े में 8 दांत होते हैं। ये आधा ऊपरी जबड़ा है और आधा निचला जबड़ा। ये आधा ऊपरी जबड़ा है, आधा निचला जबड़ा है। तो आपने इसको 2 से गुणा कर दिया। ये इधर वाला जबड़ा, इधर वाला जबड़ा, इधर वाला जबड़ा, इधर वाला जबड़ा, तो एक में 8 है। 8, 16, 24 और 32, ऐसे याद रखना है। जीवा किसकी सहायता से मुंह गुहा से जुड़ी होती है? आपकी जो जीवा है वो क्या होती है? या नीचे ऐसे जुड़ी रहती है मुंह गुहा से। ज्यादा ऊपर आप कोशिश करते हो यहाँ से ऊपर उठाने की, उठा नहीं पाते हो, क्योंकि यहाँ पर एक पेशी है जिसका नाम है फ्रेनुलम। क्या है? फ्रेनुलम है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, फ्रेनुलम की सहायता से मुंह गुहा से जुड़ी होती है। जीवा किसकी सहायता से मुंह गुहा से जुड़ी होती है? फ्रेनुलम की सहायता से जुड़ी होती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा पर पाई जाने वाली पेपिला का क्या कार्य है? आपकी जीवा है, हमारी भी जीवा है, सबकी जीवा। जीवा के ऊपर पेपिला पाई जाती है, जिसमें क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती है। अब स्वाद कलिका का क्या कार्य है? तो सबको पता है कि ये स्वाद ज्ञान का कार्य होता है। जो पेपिला पाई जाती है उसका काम होता है टेस्ट ज्ञान करना, यानी ये हमारी एक तरह की ज्ञानेंद्रिया है। तो आपसे पूछा कि जीवा पर पाई जाने वाली ये स्वाद कलिकाओं के क्या कार्य है? तो स्वाद ज्ञान का कार्य बच्चों, आपको मीठा खिलाया आपको तुरंत पता चल गया, आपको कड़वा खिलाया तो भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो आपने कहा सर ये सब काम होता है हमारी जीवा का। ठीक है, अब एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप लोगों को पता हो तो बताना कि जीवा का कौन सा भाग है जो कड़वे स्वाद का ज्ञान करता है। आप लोग कोई कड़वी चीज खा के देखना। ठीक है, आपके कौन से जीवा, कौन से भाग के अंदर कड़वे स्वाद का ज्ञान होता है। ठीक है, अगला सवाल है, भोजन और वायु दोनों का उभय पथ है। ठीक है, अब भोजन भी जाती है, वायु भी जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा ये रास्ता है। ठीक है, एक रास्ता है और एक दूसरा रास्ता है। ठीक है, 2 रास्ते हैं। अब आपसे पूछा कि इसमें ये क्या है? ये चौराहा है जिसको अपन कह रहे हैं कॉमन पथ। अब यहां से क्या होता है, कोई आदमी इधर भी मुड़ सकता है, कोई आदमी यहां से सीधा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चौराहा है, यहां पर क्या होता है, कोई आदमी सीधा भी जा सकता है, मुड़ भी सकता है। वैसे ही क्या है कि हमारे जो मुख गुहा है, मुख गुहा यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे ये नासिका है। नासिका से क्या होती है? हवा आती है। क्या होती है? हवा आती है। मुख गुहा से अपन भोजन लेते हैं। ठीक है, अब देख रहा टक्कर कैसे होगी? टक्कर बहुत भयंकर होगी। आप भी जा रहे हो, उधर से क्या है, कोई दूसरा भी आ रहा है। चौराहे पे अक्सर क्या होते हैं, वहां भिड़ जाते हैं। अब यहां से हवा आ रही है नाक से, ये आई यहाँ पे ग्रसिका, ये ग्रसनी में आई, सॉरी ग्रसनी में, किसने आई? ग्रसनी में आई। अब क्या हुआ कि यहां से ये हवा तो चली गई इधर श्वास नली में। कहां चली गई? श्वास नली में। और भोजन चला गया आगे ग्रास नली में। ठीक है, आप ध्यान से समझना, भोजन किधर जा रहा है? भोजन अपने जा रहा है कि भोजन यहां से ग्रास नली में चला गया और हवा इधर से चली गई श्वास नली में। आपके हवा नाक से आती है, नीचे यहाँ श्वास नली में चली जाती है। भोजन यहां से पीछे, इसके जस्ट पीछे एक और नली है, वहां चला जाता है। अब कभी कभी आप अचानक आप खाना खाते हुए आपको याद आ जाती है कोई बात।
क्या आती है, बात याद आती है। तो आप जैसे ही बोलते हो तो आपके यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होती है जो श्वास नली के ऊपर ढक्कन लगा होता है, ऊपर हो जाता है और भोजन भाई साहब किस में गिर जाते हैं, श्वास नली में जाकर गिर जाते हैं और आपको जोर जोर से खांसी होती है। आप कहते हो आज मेरा कौन चाहने वाला जो मुझे याद कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं कौन मुझे गालियां निकाल रहा है। तो इस तरह से ये कुछ नहीं है, ये आप लोगों को खुद की गलती है। गलती इन द सेंस आपको कभी भी खाना खाते टाइम कुछ भी याद आ जाए तो आपको बोलना नहीं है, क्योंकि आपका ये घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस ऊपर हो जाएगा और भोजन आपका किस में आ जाएगा, श्वास नली में आ जाएगा। ठीक है, और भोजन किस में जाना चाहिए, भोजन इसके पीछे एक नली और है उसमें जाना चाहिए, लेकिन भोजन भाई साहब आगे क्यों जाएंगे, जब आप इस ढक्कन को ऊपर कर दोगे तो भोजन यहीं पे गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो आपको कभी भी कुछ भी याद आ जाए, परीक्षा में तो लिखना कि याद आए और सर ने कहा कि लिखना नहीं, तो ऐसा मत करना। ठीक है, तो आपने सवाल पूछा भोजन और वायु दोनों का उपाय पथ है, तो पहला ऑप्शन है ग्रसिका, दूसरा है ग्रसनी। तो ये ग्रसनी है, इसको फेरिंक्स कहते हैं, ये अपने क्या है, उपाय पथ है। ये है इसके पीछे ग्रसिका जो आमाशय में खुलती है, जिसको इसोफेगस कहते हैं। भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, पहला एपिग्लोटिस, दूसरा उपास्थि में घाटी ढक्कन। ये दोनों एक ही नाम, एपिग्लोटिस इंग्लिश में नाम है और उपास्थि में घाटी ढक्कन इसका हिंदी में नाम है। ये भोजन को किस में जाने से रोकते हैं, श्वास नली में जाने से रोकते हैं। अब अगला सवाल है आमाशय जी आकार का है और ग्रसिका के संधि स्थल पर कौन सी अवरोधनी होती है, आमाशय ग्रसिका अवरोधनी होती है। ये जैसे अपन ने कहा ये ग्रसिका है, ये नीचे क्या है, आमाशय है, इन दोनों के संधि स्थल पर क्या होती है, आमाशय ग्रसिका अवरोधनी। आपने खाना खा लिया, फिर आपने देखा एकदम आपको डिकार आई, डिकार के साथ ये खाना नहीं आया, सिर्फ गैस आई है, इसका कारण ये अवरोधनी है। एक बार भोजन चला गया फिर ये अवरोधनी बंद हो जाती है और फिर भोजन को वापस आने से रोकती है। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय के कितने भाग होते हैं। ठीक है, अब आपको आहार नाल का चित्र बनाना आना चाहिए। अगर आपको आहार नाल का चित्र आता है बनाना तो आप इसमें जो सवाल है अपने 3-4 वो सब आप राइट आंसर दे दोगे, और आपको आहार नाल का चित्र नहीं आता तो आपके बहुत भयंकर समस्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या है आहार नाल में से ये सारे 4 सवाल है, मैं आपको एक चित्र बनाऊं फिर आपको समझाऊं। ये क्या है, ये अपने ग्रसिका है, क्या है, ग्रसिका है, इसोफेगस, और यहाँ पे आमाशय क्या है, ये आमाशय है। ठीक है, ये ग्रसिका है और ये आमाशय है। अब आमाशय आगे किस में खुलता है, आमाशय होता है वो आगे खुलता है ग्रहणी के अंदर। किसके अंदर खुलता है, ये ग्रहणी होती है, ये इस तरह से सी आकार की संरचना होती है। ठीक है, ये ग्रहणी के अंदर खुलेगा। फिर जो ग्रहणी है वो किस में खुलती है, अग्रछुदांत्र के अंदर इस तरह से ये खुलती है। अग्रछुदांत्र है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, जुजेनम के नाम से कहते हैं, वो उसमें खुलती है। फिर अग्रछुदांत्र होता है वो किस में खुलता है, वो आपको बताना, क्षुदांत्र के अंदर खुलता है। ये क्षुदांत्र भाग काफी लंबी है और कुंडलित भाग है, ये काफी ज्यादा लंबा भाग है। ठीक है, और अत्यधिक कुंडलित है, यहाँ से अधिकांश पाचित भोजन का अवशोषण यही से होता है। तो ये छोटी आंत्र है, क्या है, ये छोटी आंत्र, इसके 3 भाग आपको दिखेंगे। छोटी आंत्र के कितने भाग दिखेंगे, 3 भाग आपको दिखेंगे। तो छोटी आंत्र में सबसे पहले आपने कहा ये ग्रहणी है, जो आसमानी कलर की मैंने बनाई, ब्लू कलर की, ये ग्रहणी है जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। फिर उसके बाद ये अग्रछुदांत्र है, ये क्या है, अग्रछुदांत्र है, यानी ये जुजेनम है, और फिर तीसरा भाग है क्षुदांत्र। तो ये छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब आमाशय के भी 3 भाग है। एक तो ये पहला भाग है जो आमाशय और ग्रसिका के संधि स्थल पर है, ये है जठरागम, क्या है, जठरागम भाग, जठरागम भाग है, यानी सबसे पहला भाग। फिर ये इस आमाशय का मुख्य भाग है जिसका नाम है फंडस, क्या है, फंडस है। फिर ये आमाशय का तीसरा भाग है जठरा निर्गम, क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है ये जठरा निर्गम है, ये जठरागम है। ठीक है, और ये जठरा निर्गम है। यहाँ पर आप यहाँ पे क्या होती है, जठरागम अवरोधनी पेशी होती है, और यह नाम से ही पता चल जाएगा जठरा निर्गम अवरोधनी पेशी होती है। आमाशय और ग्रहणी के संधि स्थल पर, आमाशय और ग्रहणी के संधि स्थल पर कौन सी होती है, जठरा निर्गम होती है। आमाशय और ग्रसिका के संधि स्थल पर जठरागम होती है। आमाशय के 3 भाग है, जठरागम,
जठरा दीर्घम और फंडस। ठीक है, ये आमाशय के 3 भाग होते हैं। फंडस भाग इसका मुख्य भाग है जिसको काय कहते हैं, इसका शरीर है। फिर उसके बाद छोटी आंत्र का व्यास कम होता है, इसके 3 भाग है। ग्रहणी जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये अगर क्षुदांत्र है, फिर ये क्षुदांत्र भाग है जिसको अपन इलियम कहते हैं। ये अत्यधिक कुंडलित होता है, इसमें रसांकुर सूक्ष्मांकुर बहुत अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण पाचित भोजन का अवशोषण अधिकांश यहीं से होता है। फिर होती है बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र का पहला भाग है जिसको अपन कहते हैं अंधनाल। क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। यहाँ पर एक अवशेषी संरचना होती है जिसका नाम होता है सीकम। क्या होता है? सीकम। सीकम कर्मी रूपी परिशेषिका। ये अंधनाल है, ये बड़ी आंत्र का पहला भाग है जिसमें एक अवशेषी संरचना होती है जिसको कहते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका। कर्मी रूपी परिशेषिका, 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 कर्मी रूपी परिशेषिका यानी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये अंगुली जैसी होती है। ये जो अंधनाल है, इस अंधनाल को अपन कह रहे हैं सीकम। इसकी विशेषता ये है कि ये शाकाहारी जंतुओं में थोड़ी बड़ी होती है। इसमें सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, सहजीवी जीवाणु। वैसे हमारी आंत्र में भी ई कोली सहजीवी जीवाणु है, तो इसमें क्या होते हैं? सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं अंधनाल सीकम के अंदर। ये क्वेश्चन आता है कि सहजीवी जीवाणु किस में पाए जाते हैं? अंधनाल यानी सीकम के अंदर पाए जाते हैं। पहला भाग हो गया अंधनाल। फिर उसके बाद ये दूसरा भाग होता है बड़ी आंत्र का जिसको कहते हैं वर्धांत्र यानी कोलन। ये वर्धांत्र है जिसको अपन क्या कह रहे हैं? कोलन कह रहे हैं। ये इसकी आरोही भुजा है जो ऊपर चढ़ रही है, ये इसकी अनुप्रस्थ भुजा है। ठीक है, जो इसके बराबर जा रही है। फिर इसके बाद इसकी अवरोही भुजा है। क्या है? अवरोही भुजा है। इस तरह से अवरोही भुजा है इसकी। ये बड़ी आंत्र का व्यास आपको ज्यादा बढ़ाना है। बड़ी आंत्र का व्यास क्या बनाना है? ज्यादा बनाना है इस तरह से। ठीक है, और फिर इसमें एक सिग्मोइड भुजा होती है और अंत में यह मलाशय में खुलता है और मलाशय बाहर गुदा द्वारा बाहर खुलता है। तो बड़ी आंत्र है। बड़ी आंत्र का पहला भाग अंधनाल, दूसरा कोलन जिसको वर्धांत्र कहते हैं और तीसरा मलाशय। तो बड़ी आंत्र के भी 3 भाग याद रखने हैं। सबसे पहले अंधनाल। ये सवाल आता है कि सेलुलोज का पाचन किस में होता है? अंधनाल में होता है। हमारी आहार नाल जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनकी आहार नाल थोड़ी छोटी होती है, शाकाहारी की बड़ी क्यों होती है? क्योंकि वो सेलुलोज का पाचन करने के लिए ये सीकम भाग ज्यादा विकसित होता है। इसमें सहजीवी जीवाणु होते हैं। फिर अगला सवाल आता है मनुष्य की आहार नाल में कौन सा अवशेषी अंग है? अब आपके मन में सवाल आया कि अवशेषी अंग किसे कहते हैं? अवशेषी अंग मतलब जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय था लेकिन हमारे अंदर क्या है? मौजूद है लेकिन निष्क्रिय है। ठीक है, हमने कहा जैसे हमारे कान की पेशियां है वो क्या है? हमारे पूर्वजों में सक्रिय थी। यहाँ एक निमेषक पटल है जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थी। हमारे नर के अंदर स्तन ग्रंथियों के ऊपर चुचुक है, वो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे। तो इसी तरह शरीर से बाल है, ये सब ऐसे हैं वो अवशेषी संरचना होती है जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय होती। जैसे पुच्छ कशेरुका है हमारी, जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थी लेकिन आज हमारे अंदर मौजूद है लेकिन कुछ काम नहीं कर रही है, सिर्फ मौजूद है। ठीक है, अब अपन उनको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो बड़ी आंत्र का पहला भाग हो गया अंधनाल, दूसरा भाग हो गया जिसको अपन कहते हैं वर्धांत्र। वर्धांत्र मतलब होता है कोलन। ठीक है, फिर तीसरा भाग होता है मलाशय। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। वर्धांत्र के अंदर 4 भुजाएं होती हैं। आरोही भुजा होती है, अनुप्रस्थ भुजा होती है। पहले आरोही भुजा होगी, दूसरी अनुप्रस्थ भुजा होगी, तीसरी आपको बताना अवरोही भुजा सबसे लंबी और चौथी सिग्मोइड भुजा। 4 भुजा होती है। यहां से क्या होता है? जल और कुछ अन्य पदार्थों का अवशोषण वर्धांत्र से होता है। ये अपने ध्यान रखना है। अब अपन सवाल कर लेते हैं। अगर आपको आहार नाल का चित्र याद है तो आप ये चारों सवालों के उत्तर आराम से दे सकते हो। आमाशय के कितने भाग है? तो आप बताओगे 3 भाग है, जठरागम, फंडस और जठरा दीर्घम। अब अगला सवाल है छोटी आंत्र जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कितने भाग है? 3 है। पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा भाग है अग्र क्षुदांत्र और तीसरा भाग है क्षुदांत्र। अगला सवाल है आमाशय और ग्रहणी के संधि स्थल पर कौन सी अवरोधनी पाई जाती है? जठरा निर्गम। कौन सी है? जठरा निर्गम अवरोधनी पेशी। जो भोजन एक बार यहाँ जब तक पचेगा नहीं 3-4 घंटे तक, वो भोजन क्या होगा? यहाँ वापस आपको बताना पड़ा रहेगा। फिर अगला सवाल है बड़ी आंत्र के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। अंधनाल जिसको सीकम, दूसरा वर्धांत्र और तीसरा होता है मलाशय। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना।